बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ इमरान अहमद एंड यू आर वाचिंग सिंध जॉब एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्यूशन वीडियो बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन वीडियो बनाएंगे। अब किस पर सॉल्यूशन वीडियो बनाएंगे? ये हम बनाएंगे सैम्पल टेस्ट पेपर फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ BPS 5 to 15। अब कौन सी कैटेगरी? इंटरमीडिएट कैटेगरी, याद रखें, ठीक है। अब बेसिकली ये जो सैम्पल पेपर है, ठीक है, इंटरमीडिएट कैटेगरी का, ये जारी किया गया था 2023 को, ठीक है। और ये टेस्ट एक बार हो चुकी है, ठीक है। अभी ये दोबारा हो रही है फॉर द फ्रेशर्स, लेकिन जिन्होंने पहले टेस्ट दी हुई है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर इम्प्रूविंग देयर मार्क्स। अब ये बेसिकली उन्होंने क्या लिखा है, ये सिलेबस लिखा है, ठीक है। ये सारा का सारा जो मैं आपको हाईलाइट करा रहा हूँ, ये सिलेबस है इंटरमीडिएट कैटेगरी का, ठीक है। मैं इस पर डिटेल लेक्चर बना चुका हूँ कि इंग्लिश के कितने MCQs हैं, कौन से टॉपिक हैं, मैथमेटिक्स के कितने MCQs हैं, जनरल नॉलेज के कितने MCQs हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 आपका होगा इंग्लिश में आपके कितने क्वेश्चंस होंगे? 40। और पार्ट 2 मैथमेटिक्स के कितने आपके MCQs क्वेश्चंस होंगे? 20 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट 3 जनरल नॉलेज, जिसको आप इन शॉर्टकट GK कहते हैं, ठीक है, जिसमें इस्लामियात भी शामिल किया गया है, एवरीडे साइंस भी शामिल किया गया है, पाकिस्तान स्टडी को भी शामिल किया गया है, और उसके अलावा कंप्यूटर को भी शामिल किया गया है, ठीक है। करंट अफेयर्स, वर्ल्ड जनरल नॉलेज, पाकिस्तान करंट अफेयर्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स बेसिकली GK में आते हैं, ठीक है। तो इसके भी 40 क्वेश्चंस आएंगे इंटरमीडिएट कैटेगरी टेस्ट में। तो पार्ट 1 जो आपका है, ठीक है, वो होगा इंग्लिश के कितने MCQs होंगे? याद रखें, 40 MCQs होंगे, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स। अब ये जो सैम्पल पेपर है इसको मैं हल करूँगा, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से कितने MCQs आ रहे हैं, ठीक है। तो लाजमी इस वीडियो को पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स को जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है इंटरमीडिएट कैटेगरी में, उसको भी ये वीडियो लाजमी शेयर करें, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका पोर्शन है, ठीक है, वो है इंग्लिश में रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन में बेसिकली होता क्या है? अब याद रखें, रीडिंग का मतलब क्या होता है आपको मालूम है, ठीक है, पढ़ना। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझ, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ आपको समझ भी आनी चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। बेसिकली रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है, आपको एक पैसेज मिला होता है। क्या मिला होता है? एक पैसेज मिला होता है, ठीक है। उस पैसेज में से आपसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं, साइनोनिम्स के भी, एंटोनिम्स के भी, और जो इन्फॉर्मेशन होती है पैसेज में, ठीक है, वो आपसे पूछ लेते हैं, उनसे रिलेटेड MCQs पूछते हैं। तो ये बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, रीडिंग अच्छे से आनी चाहिए और थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। ख़ास करके जो वर्ड्स यूज़ होते हैं पैसेज में, IBA वाले डिफ़िकल्ट यूज़ करते हैं, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज़ करें, बढ़ाएं, ठीक है, ताकि रीडिंग के साथ साथ आपकी कॉम्प्रीहेंशन भी क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो बेसिकली ये पैसेज हमारे पास मिला हुआ है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसको किस तरह पढ़ना है, किस तरह समझना है, ठीक है। रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन को मेरे बहुत सारे लेक्चर्स पहले से पढ़े हुए हैं, उनको भी आप देख लें, ठीक है। और ये जो स्ट्रेटजी अभी आपको बता रहा हूँ, इसको भी आप लाजमी फॉलो करें। सबसे पहले रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन के कितने आपके पास MCQs आएंगे? 10 MCQs आएंगे, ठीक है। कितने आएंगे? 10 MCQs। टोटल आपके कितने इंग्लिश में आ रहे थे? 40 MCQs आ रहे थे, ठीक है। उनमें से 10 जो है आपके किस टॉपिक से आएंगे? रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन से आएंगे, ठीक है। अब IBA आपको क्या बोलता है? IBA आपको ये बोलता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, ठीक है। ये जो मैंने आपको हाईलाइट कराया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक मुकम्मल पैसेज है, ठीक है, कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। नीचे दिए गए पैसेज को आप गौर से पढ़ें, ठीक है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, केयरफुली पढ़ना है, ठीक है। एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 2 सेट बिलो इट। अब ये तो सैम्पल पेपर है, ठीक है। इसमें 2 इन्होंने MCQs दिए हुए हैं,
रिलेटेड टू पैसेज, लेकिन याद रखें जो आपका पेपर होगा उसमें आपके कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, उसमें आपके 10 एमसीक्यूज़ आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस पैसेज को पढ़ना, किस तरह पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ठीक है, जो पैसेज मिला हुआ है उसको एक रीडिंग लगानी है, क्विक रीडिंग, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, क्विक रीडिंग। क्विक रीडिंग से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको अंदाज़ा होगा, ठीक है, कि ये जो पैसेज है बेसिकली किसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो लाजमी सबसे पहले एक क्विक रीडिंग लगाया करें, मीनिंग ना निकालें। ठीक है, मीनिंग बाद में आप निकालें, पहले जो है ना इसे क्विक रीडिंग दें। लेट सपोज मैं इसको क्विक रीडिंग दे रहा हूँ। ठीक है, पैसेज कहता है कि जी इन ओल्डन डेज people used to live in caves. They found them as safe homes. Furnished living places were unknown to them. In Stone Age, they made some useful tools and weapons from stone, for they found them useful, durable, and strong to use. They knew that heavy stones could be best used in battles to attack enemy forces and harass their horses, camels and elephants. अब हम इसको बोलते हैं एलिफेंट्स, ठीक, एलिफेंट्स, ठीक है, लेकिन बेसिकली इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, एलिफेंट्स। ठीक है, याद रखें। They would throw heavy stones from long distances to enemies' sides through catapults that were used as weapons. ठीक है, अब आपने इसको दे दी क्विक रीडिंग, थोड़ी बहुत बात आपको समझ आ गई कि ये पुराने ज़माने की बात हो रही है। ठीक है, इसमें केव्स का जिक्र है, इसमें स्टोन्स का जिक्र है। ठीक है, और उनके लिविंग प्लेसेस का जिक्र है, और वो किस तरह अपने दुश्मनों से लड़ते थे। ठीक है, इसका जिक्र है। तो क्विक रीडिंग से आपको ये आइडिया हो गया। अभी आपने एक क्विक रीडिंग लगा ली। ठीक है, अब आपको मीनिंग आनी चाहिए, इसको स्लोली पढ़ें। ठीक है, एक स्लोली रीडिंग दें और पॉइंट्स निकालें। सबसे पहले देखें, इन ओल्डन डेज पीपल यूज टू लिव इन केव्स। तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई पहले सेंटेंस से कि पुराने दिनों में जो लोग थे वो किस में रहते थे, केव्स में। केव्स कहते हैं गार, ठीक है, गारों में रहते थे। दे फाउंड देम एज सेफ होम्स, और वो गारों को क्या समझते थे, अपना महफूज घर समझते थे। ठीक है, अब फर्निश्ड लिविंग प्लेसेस, अब किस का यहाँ पर जिक्र है, लिविंग प्लेसेस का जिक्र है, याद रखें। ठीक है, वर अननोन टू देम, जिस तरह हमारे जो आजकल के घर हैं वो क्या है, फर्निश्ड हैं। ठीक है, आपको फर्नीचर नज़र आएगी, डेकोरेशन नज़र आएगी, और उसके अलावा कंफर्टेबल आपके लिविंग प्लेसेस होंगे। ठीक है, पुराने ज़माने के जो लोग थे वो नावाकिफ़ थे इन चीज़ों से। ठीक है, इन स्टोन एज, अब किसकी बात हो रही है, स्टोन एज की बात हो रही है। ठीक है, दे मेड सम यूज़फुल टूल्स, वो जो है ना यूज़फुल मतलब फ़ायदेमंद औज़ार बनाते थे, और क्या बनाते थे, वेपन्स, हथियार बनाते थे, फ्राम स्टोन, पत्थर से, फार दे फाउंड देम यूज़फुल, और वो उन्हें जो है ना फ़ायदेमंद समझते थे, ड्यूरेबल, पायदार समझते थे, एंड स्ट्रॉन्ग टू यूज़, और मजबूत समझते थे उन टूल्स और वेपन्स को यूज़ करने के लिए। दे न्यू, उनको पता था, डैट हैवी स्टोन्स कुड बी बेस्ट, कि ये जो भारी पत्थर हैं ये बेहतर साबित हो सकते हैं, यूज्ड इन बैटल्स, जो कि जंगों में यूज़ होते थे, टू अटैक एनिमी फोर्सेस, ठीक है, जो दुश्मन है उनकी फ़ौज, और एंड हिरास देयर हार्सेस, कैमल्स एंड एलिफेंट्स। ठीक है, ये मतलब एक कहानी है। ठीक है, दे वुड थ्रो हैवी स्टोन्स फ्राम लॉन्ग डिस्टेंसेस, वो जो है ना भारी पत्थर बड़े फासले से फेंकते थे, टू एनिमी साइड्स, उनके जो दुश्मन थे उनके सामने। ठीक है, थ्रो कैटापुल्ट्स, किसके ज़रिए, कैटापुल्ट्स के ज़रिए, डैट वर यूज्ड एज वेपन्स, मतलब कैटापुल्ट्स को वो एज अ वेपन्स के तौर पर यूज़ करते थे एनिमी की फोर्सेस, ठीक है, उस पर अटैक करने के लिए, और उनके जो जानवर होते थे जिस पर वो सवार होते थे, हार्सेस, कैमल्स और एलिफेंट्स। अब यहाँ से आपको बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर जो मेनली बात हो रही है, ठीक है, वो उनके रिहाइश की बात हो रही है। ठीक है, और दूसरी बात हो रही है कि वो किस तरह अपनी जानें बचाते थे, अपने दुश्मनों से लड़ते थे। तो ये आपकी हो गई रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। अब आईबीए ने आपसे एमसीक्यूज़ पूछे जो हमने पैसेज को समझा, पढ़ा। ठीक है,
अब पहला जो उन्होंने एमसीक्यूज़ पूछा है, क्या पूछा है, द फर्स्ट 4 सेंटेंसेस आर अबाउट डैश डैश, के जो पहले 4 जुमले हैं पैसेज के वो किसके बारे में है। ऑप्शन ए दिया हुआ है केव्स, ऑप्शन बी दिया हुआ है लिविंग प्लेसेस, ऑप्शन सी दिया हुआ है स्टोन। अब देखें पहला जो पैसेज की जो पहली लाइन थी, ठीक है, उसमें केव्स का जिक्र था कि वो गारों में रहते थे, ठीक है। ऑप्शन बी लिविंग प्लेसेस, उनकी लिविंग प्लेसेस फर्निश्ड नहीं थी, ठीक है, ये भी बात जिक्र है। स्टोन का भी जिक्र है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा हमारे पास, मैं इसको एक मिनट इरेज करता हूँ। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी लिविंग प्लेसेस। बेसिकली उनके लिविंग प्लेसेस के बारे में बात हो रही है ना, कि वो गारों में रहते थे, ठीक है, और उनके पास स्टोन वगैरह पत्थर होते थे, वो अपने दुश्मन से लड़ते थे, ठीक है। लेकिन जो मेन बात हो रही है वो किसकी हो रही है, लिविंग प्लेसेस की हो रही है उनकी, ठीक है। मतलब उनके जो ओल्ड डेज थे, पुराने दिन थे, उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो इसलिए लिहाजा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा लिविंग प्लेसेस होगा। बाकी ये जो केव्स है, स्टोन है, ये डिस्ट्रक्टर्स हैं, ठीक है। ये क्या है, डिस्ट्रक्टर्स इसको हम बोलते हैं, कि जिसका जिक्र तो होता है लेकिन ये जवाब में नहीं आ सकते, ठीक है। बेसिकली ये लिविंग प्लेसेस को ज़ाहिर कर रहा है ना। देखें केव्स किसको ज़ाहिर कर रहा है, उनकी लिविंग प्लेसेस को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, लिविंग प्लेसेस होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज पूछा गया है पैसेज से, वो क्या है, अ पीपल मेंशनड इन द पैराग्राफ और डैश डैश, जो लोग मेंशन किए गए हैं पैराग्राफ में, ठीक है, वो कौन है। अब ये आपको जवाब देना पड़ेगा उनकी बहादुरी से, कि वो किस तरह अपने एनिमी से लड़ते थे, ठीक है। या अपने अंदाज़ा लगाना है, ये लिखा नहीं हुआ कि वो किस तरह के लोग थे, ठीक है, मेहमान नवाज लोग थे या जंगजू लोग थे या जो भी थे, ठीक है। ये आपको पढ़ के समझना है, इसको तो बोलते हैं रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो बोल रहा है पीपल मेंशनड इन द पैराग्राफ डैश डैश वर मिलिटेंट्स, ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है। मिलिटेंट्स बोलते हैं जंगजू को, ठीक है। क्या वो मिलिटेंट्स थे, बिल्कुल मिलिटेंट्स नहीं थे, ठीक है। मिलिटेंट्स उसको बोलते हैं जो कि हर बात पर लड़े, ठीक है। तो यहाँ पर मिलिटेंट्स तो वो नहीं थे, वो सिर्फ अपनी क्या करते थे, हिफाजत करते थे, ठीक है, खुद की दुश्मनों से। तो मिलिटेंट्स तो वो नहीं हुए। ऑप्शन बी दे वर वरियर्स, ठीक है, तो वो वरियर्स भी नहीं है। ऑप्शन सी वर गुड एट बैटल स्ट्रेटजी, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, वर गुड एट बैटल स्ट्रेटजी। वो बैटल कहते हैं जंग को, स्ट्रेटजी, ठीक है, बैटल की स्ट्रेटजी मतलब उनको पता था कि दुश्मनों से हम किस तरह लड़ सकते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए ख़तरा है उसको हम किस तरह डिफीट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी उनको पता थी, और वो क्या यूज़ करते थे, स्टोन से बने वेपन्स और टूल्स, ठीक है, यूज़ करते थे अपनी हिफाजत के लिए, बैटल स्ट्रेटजी के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये था हमारा रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं हम वोकेबलरी की तरफ, ठीक है, किसकी जानिब, वोकेबलरी की जानिब। तो ये हमारे पास है वोकेबुलरी। वोकेबुलरी किसे बोलते हैं, वर्ड्स, मीनिंग्स, ठीक है, उसका ओरिजिन और उसके अलावा उसके साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसको बोलते हैं वोकेबुलरी, ठीक है। याद रखें सबसे पहले आपके पास क्या आएंगे, साइनोनिम्स, जिसको आप बोलते हैं मुतरादिफ, ठीक है, वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग्स। साइनोनिम्स हम उसको बोलते हैं जिसकी वो वर्ड जिसकी मीनिंग सेम हो, उसे बोलते हैं हम साइनोनिम बोलते हैं, ठीक है। ये साइनोनिम्स आपके पास कितने आएंगे आईबीए वाले टेस्ट में, ये आपके पास आएंगे 5, कितने आएंगे, 5 आएंगे, ठीक है। तो ये उनका तरीक़ेकार बताया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेसिकली यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है ना, ठीक है, उसका हमने क्या बताना होता है, साइनोनिम बताना होता है, ठीक है। तो देखें 3 नंबर कह रहा है शी इज़ अ श्रूड जज ऑफ करेक्टर, शी इज़ अ श्रूड जज ऑफ करेक्टर, ठीक है। अब श्रूड बोलते हैं ज़हीन को, ठीक है, चालाक को, होशियार को, ठीक है, उसको बोलते हैं हम श्रूड। तो यहाँ पर इसका श्रूड का क्या पूछा हुआ है, साइनोनिम पूछा हुआ है। तो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है, ऑप्शन ए मौजूद है एस्ट्यूट, ऑप्शन बी मौजूद है स्मार्ट,
ऑप्शन सी मौजूद है नॉलेजेबल, ऑप्शन डी मौजूद है लिटरेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपको कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक बताना है। किसके मुताबिक बताना है, कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक। शिरूड का साइनोनिम, शी इज़ अ शिरूड जज ऑफ करेक्टर, मतलब शिरूड का मतलब यही होता है कि वो बंदे की पहचान कर लेता है दूर से ही ये किस करेक्टर का बंदा है, ठीक है। इतनी मतलब कि उसके पास क्या है, पावर है, ठीक है, अक्लमंदी की। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्यूट। क्या होगा, एस्ट्यूट। एस्ट्यूट उसको ही बोलते हैं जिसमें परख हो लोगों की, ठीक है, जिसमें अक्लमंदी, दानाई, हिकमत ज़्यादा हो। एस्ट्यूट इसका क्या होगा, साइनोनियम होगा, ठीक है। अब ये जो स्मार्ट है, स्मार्ट बंदा जो होता है, ठीक है, ये नहीं कि उसमें अक्ल ज़्यादा होती है या परख ज़्यादा होती है, दानाई ज़्यादा होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है। एस्ट्यूट बंदे में हिकमत, दानाई सारा कुछ होता है। अब इसके और भी साइनोनियम हो सकते हैं शिरूड के, ठीक है। सेगेशियस, सेगेशियस भी इसका साइनोनियम है। सेगेशियस, ये वर्ड याद रख लें, ये वर्ड बहुत अहम है। सेगेशियस इसका साइनोनियम हो सकता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 है, साइनोनिम का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, आईबीए वालों ने। हमारे पास सेंटेंस है, ही इज़ अ ग्रेट स्कॉलर। ही इज़ अ ग्रेट स्कॉलर, स्कॉलर बोलते हैं आलिम को, ठीक है। किसको बोलते हैं, आलिम को बोलते हैं। ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए एजुकेटेड, ऑप्शन बी है स्टूडेंट, ऑप्शन सी है लर्न पर्सन, ऑप्शन डी है वर्सेटाइल, ठीक है। अब याद रखें, वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, हरफन मोला, ठीक है, याद रख लें ये वर्ड भी, हरफन मोला, ठीक है, जो हर चीज़ में एक्सपर्ट हो, ठीक है। अडेप्टिबिलिटी पावर उसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर साइनोनिम पूछा हुआ है स्कॉलर का, तो इन ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, लर्नड पर्सन, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। जो साइनोनिम होगा स्कॉलर का वो क्या होगा, लर्नड पर्सन होगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपके पास आईबीए क्या पूछेगी, एंटोनियम्स पूछेगी, ठीक है। क्या पूछेगी, एंटोनियम्स। एंटोनियम्स के कितने एमसीक्यूज आएंगे, 5 आएंगे। एंटोनियम्स वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग्स। एंटोनियम्स ऐसे किस्म के वर्ड्स होते हैं जिसकी अपोजिट मीनिंग होती है, ठीक है, मतलब मतजाद लफ्ज़ जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। अब ये किस तरह है देखें, नंबर 5 दिया हुआ है, दिस इज़ अ शार्प नाइफ, ठीक है। दिस इज़ अ शार्प नाइफ, शार्प को इन्होंने बोल्ड किया हुआ है, हाईलाइट, इसका हमने क्या बताना है, एंटोनियम बताना है, ठीक है। अब शार्प नाइफ, ठीक है, मतलब जो पॉइंटेड चाकू होता है, ठीक है, नाइफ होती है वो जो तेज़ मतलब काम करती है उसको बोलते हैं शार्प नाइफ। तो यहाँ पर इसका एंटोनियम क्या होगा, ऑप्शन ए है यूजलेस, ऑप्शन बी है रस्टेड, ऑप्शन सी है ब्लंट, ऑप्शन डी है ब्रोकन। तो ज़ाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ब्लंट, ठीक है। तो ये तो इजी है, आपको समझ आया होगा। उसके बाद नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है, सॉरी नंबर 6 दिया हुआ है, इन अर्ली डेज मेकनाइज्ड एग्रीकल्चर वाज अननोन। इन अर्ली डेज मेकनाइज्ड एग्रीकल्चर वाज अननोन, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने किसको बोल्ड किया हुआ है, अर्ली को, ठीक है। अर्ली का मतलब यहाँ पर शुरुआती दिनों में, ठीक है। तो इसका अर्ली का एंटोनियम बताना है। तो अर्ली का एंटोनियम क्या होगा, ऑप्शन ए है लेटर, ऑप्शन बी है न्यू, ऑप्शन सी है प्री हिस्टोरिक, ऑप्शन डी है पोस्ट हिस्टोरिक। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा जी वो क्या होगा, अर्ली का एंटोनियम यहाँ पर क्या होगा, अर्ली मतलब शुरुआती, तो इसका एंटोनियम होगा लेटर, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, मतलब बाद में, ठीक है, लेटर मतलब बाद में। उसके बाद आपके स्पेल चेकिंग के कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, 5 एमसीक्यूज़ आएंगे, ठीक है। कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, 5 एमसीक्यूज़ आएंगे करेक्ट स्पेलिंग के, ठीक है। ये बहुत सारे लेक्चर्स मेरे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो वर्ड पूछा हुआ है, ठीक है, 7वें नंबर में वो स्पेलिंग पूछी हुई है डिसिप्लिन की, ठीक है। तो डिसिप्लिन की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, DISCIPLINE, ठीक है, DISCIPLINE, डिसिप्लिन, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, DISCIPLINE, डिसिप्लिन, नज़म और ज़ब्त जिसे कहते हैं। 8वां नंबर आपके पास पूछा हुआ है जी क्वार्टाइस, ठीक है। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग ये है क्वार्टाइस, ठीक है, मतलब बुज़दरी,
बुज़दिली, लैक ऑफ ब्रेवरी, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कोवार्डिस, ठीक है, इस तरह भी बोलते हैं, कोवार्डाइस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या, COWARDICE, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है जी। कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आपके पास MCQs आएंगे किसके, आपके पास MCQs आएंगे एरर डिटेक्शन के, ठीक है, फाइंडिंग आउट मिस्टेक्स जिसको हम बोलते हैं। एक सेंटेंस होगा उसमें मिस्टेक्स होगी, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। 5 MCQs इसके आएंगे। 9 नंबर यहाँ पर है, वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर एट लार्ज, वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर एट लार्ज, ठीक है। यहाँ पर कौन सी मिस्टेक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो मुझे मिस्टेक नज़र आई है ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे पास वर्ब है डिस्कस, ठीक है, डिस्कस, ये अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता, ये अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता। और भी वर्ड हैं जिस तरह, ठीक है, रीच हो गया या डिस्क्राइब होगा, ये अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता। तो यहाँ पर गलती जो है ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। और उसके अलावा एट लार्ज में भी गलती हो सकती है, ठीक है। एट लार्ज का मतलब यहाँ पर है मुकम्मल तौर पर, एज अ होल, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए एट लेंथ या इन डिटेल होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन जो मेजर मिस्टेक है वो क्या है, अबाउट में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद नंबर 10 पर हमारे पास है, आई फाइंड द बैग डाइट आई हैड लास्ट येस्टरडे, ठीक है। डाइट आई हैड लास्ट येस्टरडे, ये पास्ट परफेक्ट है, क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए जी, आपका आना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है किस में है, वो आपकी जो मिस्टेक है वो है फाइंड में, ठीक है। तो यहाँ पर फाइंड नहीं होगा बल्कि क्या होगा, फाउंड होगा। सेकंड फॉर्म लगाते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल टेंस में फाइंड की जगह फाउंड होगा, ठीक है। आई फाउंड द बैग दैट आई लास्ट येस्टरडे। उसके बाद 5 MCQs आपके किसके आएंगे, 5 MCQs आपके आएंगे प्रीपोजिशंस के, ठीक है, याद रखें। 11 नंबर हमारे पास है, ही इज़ अ मेन डैश वर्ड, ठीक है, ही इज़ अ मेन डैश वर्ड। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी है विथ, ऑप्शन सी है फॉर, ऑप्शन डी है टू। लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए ऑफ, ही इज़ अ मैन ऑफ वर्ड, मतलब वो अपनी ज़ुबान का पक्का बंदा है, ठीक है। 12 नंबर हमारे पास है, द कायद-ए-आज़म वर्कड हार्ड डैश इज़ होमलैंड, ठीक है, इन हिज होमलैंड, विद हिज होमलैंड, फॉर हिज होमलैंड, अबाउट हिज होमलैंड। तो फॉर हिज होमलैंड, ठीक है, अपने वतन के लिए, अपनी सरजमीन के लिए, ठीक है, कायद-ए-आज़म ने मेहनत की। तो यहाँ पर फॉर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है जी सेंटेंस स्ट्रक्चर के, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के कितने MCQs आएंगे, 5 आएंगे, ठीक है। 13 यहाँ पर दिया हुआ है, द सन हैड राइजिन, ठीक है, ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट है, बिफोर वी डैश डैश, ठीक है, द सन हैड राइजिन बिफोर वी डैश डैश। अब याद रखें यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन है, बेसिकली आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एक होता है पास्ट सिंपल टेंस, क्या होता है, पास्ट सिंपल टेंस, जिसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखें जो काम पहले होगा, ठीक है, जो काम पहले हो चुका है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरा जो हमारा क्लास होगा किस में आ जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस में आ जाएगा, याद रखें यह बात, ठीक है। अब यहाँ पर इस MCQs को हम हल करते हैं। द सन हैड राइजिन, ठीक है, मतलब सूरज जो है वो निकल चुका था, बिफोर वी डैश डैश, ठीक है, बिफोर वी हैड लेफ्ट, सेट ऑफ, हैड स्टार्टेड, अराइव्ड देयर, बिफोर वी अराइव्ड देयर, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है हमारे पास। उसके बाद 14 देखें, वाट कैन नॉट बी क्योर्ड डैश बी एंड्योर्ड, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली ये एक हमारे पास क्या कहते हैं, सेंग है, ठीक है, या कहते हैं कि या प्रोवर्ब है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है, ठीक है, तो आपको उसको बर्दाश्त करना ही होगा। जिस तरह बहुत सारे लोगों को बीमारियां वगैरह होती है तो उनको बर्दाश्त करना होता है, ठीक है।
तो वाट के नॉट बी क्योर्ड डैश बी एंड्योर्ड, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लगेंगे, मस्ट बी एंड्योर्ड, ठीक है। वाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। सेंटेंस कंप्रीहेंशन का भी ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, याद रखें। अच्छा, ये जो है ना, मैंने इंग्लिश का पेपर हल कर लिया। बाकी ये जो मैथमेटिक्स है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ हल, ठीक है। और उसके अलावा ये जो पार्ट 3 है जनरल नॉलेज, इसको भी मैं जो है ना बाद में हल करता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कमेंट लाजमी करें कि वीडियो कैसे लगी आपको। थैंक यू, एंजॉय इट।